नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। इस स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़े ताकि खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। लक्सर के कनकरत्था गांव के सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पता चला है कि सन्नी की हत्या उसके ही गहरे दोस्त रोहित ने की थी। पुलिस ने हत्यारोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित ने शराब के नशे में सन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया था। बता दें कि सनी और उसके दोस्त रोहित के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते रोहित ने पहले उसे खुद शराब पिलाई और फिर रोहित ने उसे मार डाला। फिलहाल पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित को पकड़ लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आरोपी के साथ प्रशासन। बता दें कि पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि सनी के दोस्त रोहित ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि रोहित ने पहले शराब पिलाई और फिर उसको मामूली विवाद की वजह से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में बता दें अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित को पकड़ लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जसवीर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि आखिर मौत का कारण क्या था। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जिस तरह से ये कांड सामने आया, इनकी हत्याकांड सामने आया है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो गए कि दोस्ती को भी सरसार करने वाली घटना है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इनकी दोस्ती के बारे में बता दूं। सन्नी और रोहित की गहरी दोस्ती थी, हर रोज मिलते थे, एक दूसरे के साथ आते जाते थे। और 2 दिन पहले भी ये दोनों दोस्त सुल्तानपुर के लिए घर से निकले थे। सन्नी के पहचान पत्र यानी कि एक तरह देखा जाए उसके आधार कार्ड पर ही रोहित ने एक मोबाइल फोन खरीदा था और उसमें उसके दस्तावेज लगे हुए थे। लेकिन ये बताया जा रहा कि जिस तरह से उनमें दोस्ती थी उसी तरह रोहित के दिमाग में कोई फितूर चल रहा होगा या क्या रहा। उसने कहा कि चलो मैं दावत तुम्हें देता हूं, तो दावत के रूप में शराब पी गई और पिलाई गई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार अंजाम तक पहुंच गया। यानी कि रोहित ने उसे शराब के नशे में धुत होने के बाद उसका गला दबा दिया और जिससे उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद रोहित ने इतना ही नहीं, उसकी लाश को भी ठिकाने लगाने के लिए पास के गन्ने खेत में सुल्तानपुर के आसपास ही गन्ने खेत में छिपा दिया था। और फिर जसवीर, आधिकारिक बयान क्या मामले में सामने आया है? देखिए, ये पूरा मामला मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें पूरे मामले में जो दोस्ती को सरसार करने वाला मामला सामने आया, पुलिस ने जो खुलासा किया उससे पता चलता है कि सन्नी जिसकी हत्या हुई है, सन्नी और रोहित में गहरी दोस्ती थी। रोहित ने सन्नी के आधार कार्ड पर एक मोबाइल फोन खरीदा था। मोबाइल फोन खरीदने के बाद दोनों ने शराब की दावत ली, यानी दोनों शराब पी इकट्ठा। उसके बाद जब नशा हो गया तो दोनों के बीच में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद फिर हाथापाई हुई, यानी बात बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुंच गई कि रोहित ने सन्नी का गला दबा दिया। बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए। देवभूमि की खबरों से अवगत करा रहे हैं आपको। अब रुक करते हैं हरिद्वार की तरफ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 51 से अधिक शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी, सड़क, बिजली, पेयजल सहित अन्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए। आज 51 शिकायतें जन सुनवाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को
परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई है उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है, कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। सर लगातार सफाई अभियान चल अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, NGO, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी इस सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करें। अब बात देहरादून की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटेद्वार निवासी दीपक को भारत का हीरो बताया है और दीपक के साथ खड़े होने की बात कही है, जिसके बाद मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटेद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी के नहीं हैं, बल्कि दलाली करने वाले फर्जी लोग हैं जो कोटेद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये खबर सामने आई है, जहां पर बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के बता दें आपको नेता ने ये बात कह दिया है कि ये लोग दलाली करने वाले और फर्जी लोग हैं जो कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं, कि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो, क्यों? उत्तराखंड में बीजेपी के धामी सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत और चुनाव संचालक के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और गढ़वाल मंडलों के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें 16 फरवरी को राज्यपाल आवास के घेराव के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और राज्यपाल आवास कूच को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के संयोजक प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में भ्रष्टाचार, महिला अपराध, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि राज्यपाल आवास कूच किया जाएगा। देखिए, 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि 16 तारीख को जो राज्यपाल आवास घेराव है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथी आमजन, कांग्रेस के लोग भागीदारी निभाने का काम करें। हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ मौजूद है। विकास, ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार एक्शन में नजर आ रही है उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार धामी सरकार की विफलताओं को लेकर धरने प्रदर्शन करें, या फिर अगर बात करें तो जिस तरह से प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बात करें तो क्राइम को लेकर क्राइम का ग्राफ यहाँ पर बढ़ रहा है,
तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है सड़कों पर, अगर हम बात करें तो आने वाली 16 फरवरी को कांग्रेस ने साफ तौर पर आह्वान किया है कि राज्यपाल के आवास का वो घेराव करेंगे। चूंकि अगर हम बात करें तो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, को लेकर लगातार जो उत्तराखंड प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चूंकि जिस तरह से अगर हम बात करें चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर हंसिक रावत ने भी साफ तौर पर यहाँ पर ऐलान किया है कि वो जो है 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का जो है आप घेराव करेंगे। तो ऐसे में जो है कांग्रेस की तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह यहाँ पर साफ तौर पर जो रणनीति बना रहे कि किस तरह से जो है सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, राज्यपाल जो आवास है उसको घेरने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जो है देहरादून में तमाम तैयारी जो इस पर कांग्रेस लगातार चर्चा कर रही है, और चूंकि जिस तरह से सरकार की विफलता साफ तौर पर देखी जा रही है, तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार यहाँ पर जो सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। विकास, प्रशासन के क्या खबर सामने आ रही है? प्रशासन किस तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आएगा? क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए शिशु, अगर हम बात करें तो प्रशासन की भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है, चाहे वो प्रीतम सिंह हो या फिर हरक सिंह रावत, उनके द्वारा कहा गया है कि 16 फरवरी को जिस तरह से राज्यपाल आवास यहाँ पर घेराव होगा, तो ऐसे में जो प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता है, वो भी अलग जो है अन्य जिलों से यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो है भीड़ को देखते हुए प्रशासन की पूरी तरह से यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो है देहरादून में किसी जाम की व्यवस्था ना लगे। और जो अन्य की अगर हम बात करें तो जो साफ तौर पे देखा जाता है कि जिस तरह से माहौल एक गर्म होता है, वो यहाँ पर ऐसा ना हो, तो इसको लेकर कानून व्यवस्था भी साफ तौर पर यहाँ पर बनी रही है। तो पुलिस की तैयारी और देहरादून प्रशासन की तैयारी भी साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। जी आप बने रहिए विकास हमारे साथ। देवभूमि की लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं और रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल की मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। शिकायत में तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि महिला अधिकारी ने सीएम से लिखित शिकायत की है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डीएम सविन बंसल की जांच होगी। और कयास ये भी लग रहे हैं कि लगातार विवादों में रहने वाले डीएम सविन बंसल की मुसीबतें क्या बढ़ सकती हैं। विकास, ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि जिलाधिकारी पर इस तरीके से एक महिला का लिखित तौर पर शिकायत करना सीएम से, क्या होगा अब इस पूरे मामले में? क्या जांच की जाएगी? बिल्कुल, देखकर हम बात करें तो देहरादून डीएम सविन बंसल की साफ तौर पे देखा जा सकता है कि धरातल से लेकर और जमीनी स्तर तक जो है साफ तौर पे डीएम जो है मैदान में नजर आते हैं। चूंकि अगर काम काज की हम बात करें, चाहे ऑफिस की काम की बात हो या फिर तैनात रहने की बात हो, इस पर जो है डीएम साफ तौर पर सख्त रुख अपनाते यहाँ पर दिखाई देते हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो जो हमने बरसात के दिनों में देखा है कि लगातार जो है जो दुरुस्त गांव है वहां पर जो है डीएम सविन बंसल पहुंचे, और अति जो दुर्गम गांव है वहां पर भी डीएम सविन बंसल ने धरातल पर पहुंचकर जो है पूरे गांव का निरीक्षण किया। तो ऐसे में जो डीएम लगातार जमीनी स्तर से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनको भी लगातार निर्देश देते रहते हैं कि समय से पहले जो फाइल में जो है काम ना दिखाए दो, कहीं ना कहीं जमीन स्तर पर दिखाए। तो ऐसे में जो एक महिला ने, जो महिला अधिकारी, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। चूंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से डीएम सविन बंसल विवादों में लगातार घिरे रहते हैं, तो ऐसे में जो एक महिला ने भी मुख्यमंत्री को साफ तौर पर यहाँ पर शिकायत की है। चूंकि अगर हम बात करें तो डीएम सविन बंसल लगातार धरातल से जुड़े व्यक्ति, उनके द्वारा लगातार जो है आम व्यक्तियों को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी साफ तौर पर राहत देने का काम किया जाता है। चाहे वो जनता दरबार से जुड़ी कहीं इस तरह की फरियाद हो, तो उनको भी लेकर जो है समाधान तत्काल डीएम सविन बंसल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में जो है डीएम देहरादून जिस तरह से अगर हम बात करें तो चर्चाओं में लगातार आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर संदेश है कि अधिकारी जो है धरातल पर मुस्तैद रहे और जो जनता की अगर हम समस्या की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी निस्तारण हो। तो ऐसे में जो डीएम सविन बंसल की जिस तरह से मुख्यमंत्री को शिकायत की है महिला अधिकारी, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है किस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री या फिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा। महिला अधिकारी की अगर बात करें तो क्या उनको भरोसा है कि पारदर्शी जांच की जाएगी इस पूरे मामले में, और किन प्रताड़नों की बात वो कह रही है, जरा उसको भी समझाइए। बिल्कुल, देखकर हम महिला अधिकारी की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र देना और डीएम की शिकायत करना, हालांकि पारदर्शी थी उसमें साफ तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री को शिकायत सौंपी गई, तो कहीं ना कहीं तथ्य जो है जांच के बाद सामने हो पाएंगे। आखिरकार महिला ने क्यों शिकायत की और महिला किस तरह से यहाँ पर परेशान थी। चूंकि अगर हम डीएम की बात करें तो सविन बंसल लगातार जिस तरह से फाइलों के साथ साथ उनका साफ तौर पर संदेश है कि अधिकारी जनता के बीच और धरातल पर दिखाई दे। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं महिला ने आरोप लगाया कि वो जो है परेशान थी या फिर किसी प्रकार का कोई दबाव था, या फिर देखा जा सकता है कि जिस तरह से जांच अब इसमें होगी। चूंकि अभी डीएम की जो है शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंची है। तमाम जानकारी देने के लिए रुक करते हैं रुड़की की तरफ। रुड़की में बनारसी कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में एक और व्यक्ति की मौत,
45 वर्षीय मांगेराम की खेत में पड़ी मिली लाश, 2 व्यक्तियों की पहले ही हो चुकी है मौत। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है। पुलिस ने देर रात ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी की माता गीता त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने टीएचडीसी देहरा खास पथरी बाग स्थित त्रिवेदी के आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को से भेंट की और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने भी अनुपम त्रिवेदी के आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। राजधानी देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाला सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। हमले के बाद लहूलुहान हालत में युवती को आनंद फानन में दून चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल को घेरकर फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। इसके अलावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार निवासी खुटबूढ़ा मोहल्ला के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से हमले के कारणों को लेकर सख्ती से सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा भी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को बरकरार रखना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर बने रहिए। अब रुक करते हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को सहारनपुर से किया है गिरफ्तार। मृतका प्रीति किराए के मकान में रहती थी। 31 जनवरी की रात वारदात को दिया गया था अंजाम। अभियुक्त सुरेश गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। 40 वर्षीय आरोपी हरिद्वार का मूल निवासी है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 31 जनवरी की रात वारदात को अंजाम दिया गया था। अब अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में अब गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें आपको कि मृतका प्रीति किराए के मकान में रहती थी। 31 जनवरी की रात वारदात को अंजाम दिया गया। अब अभियुक्त सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।